वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा 9th लेसन है साइंस का, फर्स्ट लेसन 9th क्लास का, उसको आगे बढ़ाएंगे पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, इससे पहले का जो लेसन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर उससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है, और अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है और आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वो वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, इस वीडियो को भी आखिर तक आपने देखना है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हम जब अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो 3 तरह के पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं। ठोस, वो जो एक निश्चित, जिनकी एक साइज होती है, शेप होती है, जिनका आकार, उनकी शक्ल, हुलिया नहीं बदलता अगर हम उनका हुलिया बदलना चाहिए। जैसे मेज़ है, कुर्सी है, ठीक है, गिलास है, कंक्रीट की जैसे वाल है, सीमेंट की दीवार है, ईंट है, पत्थर है, ये सभी क्या हैं, ठोस हैं। ठीक है, द्रव, जो चीज़ें अगर हम थोड़ा सा धक्का उनको दे दें तो बहने लग जाती हैं। ठीक है, तो इसमें पानी, दूध, ठीक है, इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे बताया गैस। गैस क्या है? गैस आपने वायुमंडल में, वायु जो है वो खुद एक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेज हैं। जैसे नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो कितनी है, 78%। कितनी है? 78%। और ऑक्सीजन की जो वायुमंडल में मात्रा है कितनी है? लगभग 21%। ठीक है, 21% ये है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो 0.03% है। बाकी जो इसका फ्रैक्शन बचता है, जो हिस्सा बच गया, उसमें मीथेन और जल वाष्प जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों अवस्थाओं का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप 1.9, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़, ये आपको एकत्रित करने हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने लेनी है। इन वस्तुओं को के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाइए। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर थोड़ा मारने, खींचने, गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे के कारण में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास भी करें। इनका संपीड़न होता है? तो यहाँ कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं, वो एक्टिविटीज़ आपको करके देखनी है जो आपने पदार्थ इकट्ठे किए हैं उनके ऊपर। ठीक है, आपने क्या करना है, पेंसिल से उनकी बाउंड्रीज बनानी है, उनकी सीमाएं बनानी है, और देखना है कि उनकी सीमाएं क्या निश्चित हैं और क्या उनका आयतन निश्चित है। ठीक है, आयतन का मतलब जब आप उनको दबाते हैं या खींचते हैं तो क्या उनके आयतन में परिवर्तन होता है। जैसे पानी को अगर हम तेज़ी से खींचेंगे तो उसका जो शेप है, साइज है, आकार है, वो बदलता है। क्या इनका भी बदलता है? हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या इनके शेप में, साइज में बदलाव आता है? क्या एक दूसरे में इनका विसरण संभव है? विसरण का आपको बताया था कि जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं तो बीकर में जैसे ही पानी के अंदर एक बूंद हम इंक की डालेंगे, स्याही की डालेंगे, तो स्याही जो है अपने आप पूरे पानी में फैल जाती है। तो ये जो प्रक्रिया थी इसको मैंने बताया था कि विसरण होता है, डिफ्यूजन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो डिफ्यूजन या विसरण में किसी भी बाह्य बल की ज़रूरत नहीं होती, उसमें ये प्रक्रिया जो स्वतः ही हो जाती है। ठीक है, और इसने फिर बताया कि क्या इनका संपीड़न भी हो जाता है। संपीड़न का मतलब इनको क्या हम दबा के इनको पिचका सकते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है कि इस तरह की चीज़ें जो ऊपर दी हुई हैं, इनमें से कोई भी चीज़ जो है, इनका न तो विसरण हो सकता है और न ही संपीड़न हो सकता है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हम देख सकते हैं कि
इन सभी का एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं तथा शिथिल आयतन यानी नगण्य संपीड्यता है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इनका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस हैं? विभिन्न प्रकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार को ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? स्पंज क्या है? ये ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। ये सभी ठोस हैं क्योंकि बाह्य बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटाने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा नमक को अपने हाथों में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। तो जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर बताई थी, जिनके ऊपर हमें संशय था, जिनके ऊपर हमें शक था कि रबड़ जो है वो क्या ठोस है क्योंकि उसका साइज बदलता है, ठीक है, और नमक और जैसे शर्करा, ये इस तरह की चीज़ें हैं, चीनी है, नमक है, इस तरह की चीज़ों को अगर हम डिफरेंट आकार के शक्ल के बर्तनों में डालते हैं तो इनकी साइज में बदलाव हो जाता है, ठीक है। लेकिन इनके जो क्रिस्टल हैं, इनके जो रवे हैं, कण हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। और स्पंज आपने देखा हुआ, स्पंज जो जैसे रुई की जैसे होता है, तो उसको रुई को या स्पंज को पिचकाते हैं तो उसका साइज जो है बदल जाती है, यानी संपीड़ित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पंज जो है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिनमें वायु भरी रहती है, पिचकाने से वायु निकल जाती है। द्रव अवस्था, तो लिक्विड स्टेट की हम बात करेंगे। अब क्रियाकलाप दोहराएंगे एक बार। 1.10 निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। तो आपने क्या करना है, प्रयोगशाला में मापक सिलेंडर लेने हैं और इन सभी पे आपने 50 मिलीलीटर के मापक तक निशान लगा लेना है। इन दरों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml मापक विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव आकार एक समान रहता है? द्रव का आकार एक समान रहता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? तो देखो, ये क्वेश्चन जब हम इन द्रवों को, ये लिक्विड जितने भी दिए गए हैं, ऊपर जो पदार्थ हमने कलेक्ट किए हैं, इनको बारी बारी से डिफरेंट आकार के, डिफरेंट शक्ल के, डिफरेंट साइज के बर्तनों में डालेंगे, तो ये क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछने हैं, ठीक है, और इनके क्वेश्चनों के उत्तर जानने की कोशिश करनी है आपने। परीक्षण से हम पाते कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं, ठीक है। तो जितने भी द्रव हैं उनकी खास बात ये होती है कि उनका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। ठोस जो होते हैं उनका आयतन भी निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, लेकिन जो द्रव हैं उनका आकार जो है उसमें परिवर्तन आता है। अगर आप दूध को किसी बाल्टी में डाल दोगे तो बाल्टी का ही आकार ले लेगा, अगर गिलास में डालोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से द्रव जो हैं अपने आकार में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, लेकिन उनका आयतन जो है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट रहता है, उस आयतन में परिवर्तन नहीं आता। और द्रव बहते भी हैं, ठीक है, इसलिए ये ठोस नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह पर जब ये चले जाते तो ठोस नहीं होते ये। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। जो ठोस होते हैं और जो द्रव होते हैं वो एक दूसरे में विसरित हो सकते हैं या अलग मटेरियल में विसरित हो जाते हैं। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं।
इस प्रकार इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। तो जो लिक्विड होते हैं, जो द्रव होते हैं, उनके अंदर ठोस भी विसरित हो जाते हैं, द्रव भी विसरित हो जाते हैं और गैसेज भी जो हैं विसरित हो जाती हैं। यानी डिफ्यूजन जो है, जो विसरण है, वो द्रव के अंदर तीनों पदार्थों का संभव है, ठोस का भी, द्रव का भी और गैसेज का भी। ठीक है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। जो द्रव होते हैं वो तेज़ी से एक दूसरे में विसरित होते हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो फास्टर होती है, वो बहुत तेज़ी से एक दूसरे के अंदर जाते हैं उनके कण। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अवस्था अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। यानी यहाँ ये बोल रहा है कि जो द्रव के कण होते हैं ना, वो दूर दूर होते हैं। ठीक है। और इनके बीच में जो बल लगता है वो भी कमज़ोर होता है थोड़ा सा। ठीक है। इसलिए द्रव के कण जो हैं बहुत स्वतंत्रता से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन ठोस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे बिल्कुल सटे हुए होते हैं। ठीक है। वो एक दूसरे के ऊपर एक बहुत अधिक ताकत वाला बल लगाते हैं, जिसके कारण ठोस के कण जो हैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। ठीक है। या जा पाते हैं तो उस स्पीड से नहीं जा पाएंगे जिस स्पीड से ये आपके लिक्विड के कण चले जाते हैं, तरल के कण। ठीक है। गैसीय अवस्था। अब तीसरे नंबर पे बात आती है गैसीय अवस्था की। लिक्विड हमने पढ़े, सॉलिड हमने पढ़े। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो गुब्बारे वाला देखा होगा आपने, और बच्चे जो है ना कार्टून भी देखते हैं, मैं गुब्बारे वाला, मैं गुब्बारे वाला, कुछ इस तरह के जो कार्टून वगैरह आते हैं वो बच्चे बड़े चाव से देखते हैं उनको। ठीक है। तो गुब्बारे वाला क्या करता है, एक सिलेंडर रखता है, सिलेंडर से सारे गुब्बारे जो है इन्फ्लेट करता है, फुला देता है उनको। ठीक है। क्रियाकलाप 1.11 100 ml की 3 सिरिंज लें। आपने क्या करना है, 3 सुए लेने हैं। सुए मतलब सिरिंज लेने हैं, देसी भाषा में सुए बोलेंगे इनको हम। ठीक है। और उनके सिरे को रबड़ के कारक से बंद कर दें। सिरा जो होता है उनका रबड़ के कारक से आपने बंद करना है। आगे वाला जो मुंह है, जैसे नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहले सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरे में जल और तीसरे में चौक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दें। आप पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। तो आपने क्या करना है, तीनों सिरिंज में पिस्टन से जो मटेरियल हमने डाला है, जो भी मटेरियल हमने डाला हुआ है, उसको आप क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे उसको पिस्टन की हेल्प से, प्रेशर डालेंगे। आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया। तो ये करके आप देखो घर पे और बताओ कमेंट में कि आपको क्या क्या अनुभव होता है इन चीज़ों में। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है, और हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी क्या होती है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, एलपीजी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। ठीक है। यह अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित गैस, प्राकृतिक गैस सीएनजी। अब सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, तो सीएनजी की फुल फॉर्म जो होती है, क्या होती है सीएनजी की फुल फॉर्म, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होगी, कंप्रेस्ड का मतलब है संपीड़ित, और नेचुरल का मतलब क्या होता है, नेचुरल का मतलब क्या होगा,
प्राकृतिक और गैस, जिसको हम गैस ही बोलते हैं, ठीक है। संपीड्यता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तो क्या करते हैं हम, किसी भी गैस को किसी कम आयतन वाले सिलेंडर में क्या करेंगे, संपीड़ित करेंगे। संपीड़ित करने का मतलब ये है कि हम उसको ज़बरदस्ती उस सिलेंडर के अंदर ठोक देंगे, भर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उस सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही उस सिलेंडर की वाल को हम खोलते हैं, ठीक है, तो वो गैस जो बहुत प्रेशर से निकलती है, जिसका उपयोग हम गुब्बारों को फुलाने में, जो व्हीकल के जो टायर्स होते हैं, जो ट्यूब होती है, ट्यूब को फुलाने में कर सकते हैं। कंप्रेसर भी इसी तरह कार्य करता है, जिससे हम हवा भरते हैं साइकिल में। क्या आपने कभी यूज़ किया है हवा भरने में पाइप को, ठीक है। पाइप से तो हम क्या करते हैं, मैनुअली हवा भरते हैं, कंप्रेस करते हैं उसको। इससे क्या होगा कि जो गैस है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से भेज सकते हैं। नहीं तो अगर वो फैल जाएगी गैस, तो उसको काबू में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध के से बिना रसोई में प्रवेश किए बिना ही हम जान पाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कारण कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना में ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। तो गैस के जो कण होते हैं वो दूर दूर होने के कारण एक दूसरे के ऊपर कम बल लगाते हैं, ठीक है। तो उनको मतलब यूँ है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं, दूर दूर होते हैं वो कण, ठीक है। तो इसी वजह से जब खाना बनता है तो उसकी महक जो है, उसकी जो गंध है, वो आप तक पहुंच जाती है और बड़ी तेज़ी से पहुंचती है, ठीक है। तो ये तीनों डायग्राम दिखाए गए हैं नीचे, ठोस का, द्रव का और गैस का, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, इनमें कण जो हैं किस प्रकार से एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। ये आप देखिए, ठोस में जो कण होते हैं बहुत दूर दूर नहीं होते, बहुत ही नज़दीक होते हैं। इनमें गैप भी आप देखेंगे एक दूसरे के साथ गैप जो है कम है। जबकि जो लिक्विड है, जो तरल है, उसमें गैप थोड़ा सा ज़्यादा है सॉलिड के मुकाबले, ठोस के मुकाबले। और जो गैसेज हैं, इसमें तो आप देखें कि जो मॉलिक्यूल हैं, जो अणु हैं, जो कण हैं, गैस के कण, वो बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर। तो इस तरह से इस चित्र के अंदर तीनों अवस्थाओं को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, ठीक है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब देखिए, दबाव जो होता है, प्रेशर, जिसको हम दाब बोलते हैं, तो ये दाब जो है, ये लिक्विड भी डालते हैं और गैस भी डालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लिया आपके पास एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर आपने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन लगा के आपने उसके अंदर एक गैस को इनफिल कर दिया इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही आप इस पिस्टन को दबाओगे तो गैस के कण जो हैं इसके अंदर हैं वो दूर दूर हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये पिस्टन के ऊपर और वेसल की वाल के ऊपर या अपने एक दूसरे के पड़ोसी के ऊपर, पड़ोसी जो कण हैं उनके ऊपर ये क्या लगाएंगे, ये दाब लगाएंगे, ठीक है। तो दबाव क्या होता है, दाब क्या होता है, प्रेशर जिसको हम कहते हैं। दाब जो होता है वो फोर्स बटे एरिया होता है, फोर्स बटे एरिया, ठीक है। फोर्स क्या है, बल है, ठीक है। और एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल प्रति यूनिट क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, दबाव कहेंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो गैस के या लिक्विड के जो कण हैं वो बर्तन की दीवारों पे और आपस में क्या करते हैं, दबाव लगाते हैं, दबाव डालते हैं। तो इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको
कॉपी में लिखने हैं, और कोई इन प्रश्नों से संबंधित कोई समस्या आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछें, ठीक है, और इनको याद करें। पहला प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व जो होता है, डेंसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो घनत्व जो होता है वो क्या होता है कि उस बॉडी का, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान का मतलब है उसमें पदार्थ की मात्रा कितनी है, और आयतन, उसका आयतन हम निकाल लेंगे। जैसे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस तरह का फॉर्मूला होगा किसी भी बॉडी का, उससे निकाला जा सकता है ये आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो घनत्व के हिसाब से इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा आपने कोशिश करनी है, ठीक है। सबसे जो घनी जो चीज़ है वो यहाँ पर क्या है, लोहा है, ठीक है। यानी ठोस जो होंगे वो सबसे ज़्यादा घने होंगे, उसके बाद लिक्विड घने होंगे, उसके बाद सबसे कम घने कौन से होंगे, गैसेज होंगी, ठीक है। तो आप इनको एक बार अरेंज करके देखें, ठीक है, घटते क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में पूछ रखा तो बढ़ते हुए क्रम में आप इनको अरेंज करें। सेकंड क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करना है आपने। तो ठोस, द्रव और गैस की आपने सारणी बनानी है और उनमें अंतर स्पष्ट करने हैं, ठीक है। कैसे, जैसे अगर हम बात करें पहले, जैसे उनके कणों के बीच में अंतर की बात करें, फिर उनके आयतन की बात करें, फिर हम उनके जो आकार है उसमें क्या बदलाव होता है, क्या नहीं होता, किन किन अवस्थाओं में बदलाव होता है, इसकी हम बात करें। फिर विसरण की जो दर होती है उसकी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। उनके कणों के बीच में लगने वाले बल की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अंतर की जो टेबल है उसमें लिखने हैं, सारणीबद्ध करना अंतरों को। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, दृढ़ता का मतलब होता है सॉलिडिटी, ठोस, किसी चीज़ का ठोस होने का गुण जो है वो दृढ़ता होता है। संपीड्यता कंप्रेशन होती है, ठीक है। तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, इन पर आपने क्या करनी है, टिप्पणी करनी, थोड़ा थोड़ा लिखना है इनके बारे में। तो दृढ़ता क्या है, ठोसों का गुण है, ठीक है, जिसके कारण उसके साइज या आकार में परिवर्तन नहीं होता जब हम उसके ऊपर बल लगाते हैं। संपीड्यता क्या होती है, जब हम किसी चीज़ के ऊपर बल लगाते हैं तो वो अपने साइज में परिवर्तन करती, पिचक जाती है, जैसे गैस और लिक्विड हैं। तरलता, स्पंज का भी एग्जाम्पल हमने लिया था संपीड्यता में। तरलता, तो तरलता का मतलब है लिक्विडिटी, यानी कोई चीज़ कितनी तरल है उस बात का पता हमें उसकी तरलता से लगेगा, ठीक है। बर्तन में गैस का भरना, तो बर्तन में गैस जब भरती है तो हम किसी स्टॉपर का या किसी पिस्टन का यूज़ करके ही बर्तन में गैस को भर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज गैस जो है उसके मॉलिक्यूल इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो आप उनको वैसे काबू में नहीं कर सकते। आकार की हम बात करें तो सभी का आकार जो है उसके बारे में आप लिखेंगे। ठोसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, लिक्विड का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, और गैसेज का आकार भी निश्चित नहीं होता। गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv², मैंने बताया था आपको, 1/2 मास इंटू स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो ये क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, स्पीड है। तो ये काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो गतिज ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गैसेज की होती है, फिर लिक्विड की होती है, और सबसे कम जो है, सबसे कम किसकी होती है, ठोस की होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गैस की होती है, और बीच में किसकी होती है, लिक्विड की होती है। और ये गतिज ऊर्जा जब हम टेम्परेचर को, तापमान को बढ़ाते हैं तो ये बढ़ती चली जाती है, ठीक है। उससे क्या होगा, विसरण की दर बढ़ती है। कारण बताइए, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कण होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, और वो इधर उधर घूमते रहते हैं। इस कारण जो है, जो गैस है बर्तन को पूरी तरह भर देती है। गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। तो गैस जो है
उसके जो कण होते हैं वो कण एक इधर उधर गति करते हैं, ठीक है। उनकी गति जो होती है रैंडम होती है, यादृच्छिक होती है, इरेगुलर गति होती है उनकी, ठीक है। इसलिए वो दीवारों पे टकराते हैं और टकराने से क्या होगा, एक बल लगता है और उस बल को अगर हम क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं तो क्या आता है, हमारे पास दबाव आता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो गैस के कण हैं वो दीवारों पे टकराते हैं और टकराने से बल लगता है और बल से फिर प्रेशर लगता है, प्रेशर मतलब दबाव लगता है। लकड़ी की मेज़ ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज़ जो है वो ठोस क्यों कहलाती है, तो लकड़ी की मेज़ जो उसके साइज में आकार में परिवर्तन नहीं होता जब उसके ऊपर हम बल लगाते हैं। वो मेज़ टूट सकती है लेकिन उसके आकार में परिवर्तन नहीं आएगा। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो इसका कारण यही है कि जो हवा के जो पार्टिकल हैं, हवा क्या है, गैसीय मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। तो गैस के मॉलिक्यूल आपको पता है दूर दूर होते हैं, ठीक है। दूर दूर होंगे तो आपका हाथ जो है इस तरह से मूव कर जाएगा। जैसे ही आप हाथ को चलाएंगे ये मॉलिक्यूल दूर दूर भाग जाते हैं और आपके हाथ को रास्ता मिल जाता है। लेकिन ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही नज़दीक होते हैं, बहुत ही नज़दीक, और उनके बीच में जो बल लगता है वो भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ का बल होता है, बहुत शक्तिशाली बल होता है। इसलिए आपका हाथ जो है वो इतनी आराम से इसके अंदर से नहीं गुजर पाएगा। इसके लिए आपको लड़ने की या मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा, कराटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जैसे अक्षय कुमार कराटे चलाता है, ठीक है। ली है कभी ट्रेनिंग आप लोगों ने, ठीक है। नहीं ली है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हो। आपकी नहीं, जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं या सर्दी की छुट्टियां होती है उसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हो, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो हम देखते हैं कि जो द्रव होते हैं, द्रव उनका घनत्व जो ठोस होते हैं उनसे कम होता है, ठीक है। तो जो बर्फ़ का यहाँ पर उदाहरण दिया है इसने, तो बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो पानी का बना हुआ है, ठीक है। लेकिन बर्फ़ जब जमती है तो बर्फ़ के जो कण होते हैं, पानी के जो कण हैं उसके अंदर, उनके बीच में स्थान जो है वो खाली रह जाता है, खाली जगह रहती है। इसलिए जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। उसमें आपने देखे होंगे, आप फ्रिज में बर्फ़ तो आपने जमाई होगी कभी, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे बबल आपको नज़र आएंगे, बुलबुले उसके अंदर खाली जगह के, वायु के। इस वजह से उसका जो घनत्व है वो पानी से कम हो जाता है और वो तैरने लग जाती है। कोई भी चीज़ कब तैरती है, जब उस चीज़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, और जिस चीज़ का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होगा वो चीज़ उसके अंदर डूब जाएगी। जैसे लोहा डूब जाता है, ठीक है। रुई तैरती है तो रुई का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, लोहे का घनत्व पानी से ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जो पदार्थ है वो अपनी अवस्था क्या बदल सकता है, इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों के बने हुए, जिनको हम अणु कहते हैं, अणु परमाणु कहते हैं, ठीक है। और ये अणु परमाणु आपने देखे हैं किस तरह से ठोस के अंदर, किस तरह से लिक्विड के अंदर, तरलों के अंदर, किस तरह से गैसेज के अंदर अरेंज होते हैं, क्या क्या इनके बीच में बल लगते हैं, किस तरह बल लगते हैं। तो जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल ठोस अवस्था में यानी बर्फ़ के रूप में, ठीक है। जल द्रव की अवस्था में रह सकता है जैसे जल, और गैस की अवस्था में जल वाष्प यानी भाप के रूप में। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। तो ये जो अवस्था परिवर्तन हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है, इन कारणों को हम जानेंगे। तो तापमान परिवर्तन का प्रभाव पढ़ेंगे हम। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप पढ़ेंगे 1.12। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ़ को छू रहा हो। से डायग्राम में दिखाया गया है चित्र ए में। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस अवस्था
ठोस से द्रवावस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें, हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने न लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प ना बन जाए। जल के द्रवावस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन के प्रेक्षण को नोट करें। तो ये जो ऊपर प्रयोग हमने दिखाया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये तो हमें पता है कि किसी भी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो वो ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके उसके जो कण हैं वो बहुत तेज़ी से दौड़ने लग जाते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते। कंपन का मतलब है अपनी जगह पे खड़े खड़े दाएं बाएं वाइब्रेट करते हैं, दाएं बाएं हिलते हैं। ठीक है, तो कंपन गति एक ऐसी गति है जिसमें कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु अपनी एक निश्चित जगह के दाएं बाएं गति करती है या ऊपर नीचे गति करती है। ठीक है, जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, हालांकि वो वाइब्रेटरी मोशन नहीं है, कंपन गति नहीं है, वो दोलित गति है। ठीक है, चिमटे का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। चिमटे की जो भुजाएं होती हैं वो कंपन करती हैं। ठीक है, या जब हम कोई इंजन या किसी व्हीकल को चलाते हैं तो व्हीकल के चलने से क्या होगा, उसकी व्हीकल की जो बॉडी है, जो उसका ढांचा है वो कंपन गति करता है। तो इसी तरह का कंपन जो है किसी भी पदार्थ के कणों के बीच होता है जब हम उनको गर्म करते हैं। ठीक है, ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा के कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। तो ऊष्मा के कारण जो है इन कणों को क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, और जो बल इनके बीच में लगा होता है उस बल से अगर ज़्यादा एनर्जी इनको मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए, तो इन बलों को दरकिनार कर देते हैं, उनको छोड़ के ये भाग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इस प्रकार कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, गलनांक की बात हो रही है। तो गलनांक जो होता है एक ऐसा तापमान, एक ऐसा न्यूनतम। अब न्यूनतम की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले न्यूनतम की बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, यानी कोई वस्तु अगर किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी निश्चित तापमान पे, जैसे मान लिया बर्फ़ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद पिघलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 0 के बाद यानी 1, 0.1, 0.2 इस तरह से, तो ये न्यूनतम हो गया। और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, यानी बर्फ़ उसके आगे भी पिघलेगी उच्च तापमान पे भी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ न्यूनतम बोल रहे हैं। ठीक है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। यानी जिस वस्तु का गलनांक जितना ज़्यादा होगा वो वस्तु अपने कणों के बीच उतना ही ज़्यादा बल रखती है। यानी गलनांक ऊंचा होने का मतलब, ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उस वस्तु के कणों के बीच